हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 11 अगस्त। आज के वीडियो में हम लोग भारत और विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत की विपरीत धारा नहीं पाई जाती है। कारण, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसून धारा प्रभावी होती है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर अभिकथन बिल्कुल सही है और कारण भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए, हिंद महासागर की धाराओं पर स्थल मंडल और मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव होता है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में साल में 2 बार परिवर्तन हो जाया करता है। यानी कि यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हवाएं हैं, इनकी वजह से जो धारा है, तो इन धारा की दिशा में साल में 2 बार परिवर्तन हो जाता है। उत्तर पूर्व मानसून के समय ही एक विषुवत रेखी विपरीत धारा का निर्माण होता है, जो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जंजीबार और सुमात्रा के बीच प्रवाहित होती है। ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं की दिशाएं उल्टी होकर दक्षिण पश्चिम हो जाती हैं, जिस कारण उत्तर पश्चिमी मानसून धारा लुप्त हो जाती है और उसकी जगह पर दक्षिण पश्चिम मानसून धारा का जन्म होता है। तो यहाँ पर कारण जो है वो अभिकथन की बिल्कुल पुष्टि कर रहा है। तो आपका सही आंसर है पहले का ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। डोलाइन, समृद्धगर्त, यारडंग, हिमानी, तटबंध नदी, ज्यूगेन, पवन। देखिए, यारडंग का निर्माण जो है हिमानी से नहीं होता है, बल्कि इसका निर्माण पवन से होता है। बात बाकी बिल्कुल सही है। डोलाइन जो है इसका निर्माण समृद्धगर्त से होता है। तटबंध नदी जो है तटबंध बनाती है। ज्यूगेन का निर्माण पवन से होता है। तो यहां पर आपका गलत वाला युग्म जो है वो है बी वाला। तो आंसर होगा सेकंड का बी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्न स्थानीय पवनों में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? पुनास, फान, खमसिन, सोलेनो। देखिए, पुनास एक ठंडी पवन है और ये एंडीज पर्वत के पश्चिमी किनारों पर चलती हैं। वहीं बाद बाकी ये तीनों जो हैं ये गर्म पवनें हैं, यानी ये गर्म स्थानीय पवनें हैं। यहां पर जो फौन है, तो फौन आल्पस के उत्तरी ढालों पर चलती है, यानी ये जो आल्पस पर्वतमाला है उसके उत्तरी ढालों पर चलती है। खमसिन जो है ये मिस्र में चलती है। वहीं सोलेनो पवन जो है ये सहारा डेजर्ट में चलती है, यानी सहारा रेगिस्तान में चलती है। पुनास के बारे में आपने जान लिया, यानी ये एंडीज पर्वतमाला, तो एंडीज पर्वतमाला के पश्चिमी किनारे पर ये चलती है। तो यहां पर पुनास जो है इन तीनों से भिन्न है। बाद बाकी हॉट पवने हैं, यानी गर्म पवने हैं। पुनास जो ठंडी पवन है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का ए वाला। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? क्वार्टजाइट, संगमरमर, ग्रेनाइट, सिस्ट। देखिए, यहां पर ग्रेनाइट जो है ये एक आग्नेय चट्टान है। बाद बाकी ये सभी जो है ये रूपांतरित चट्टानें हैं। चूना पत्थर से संगमरमर, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट और स्लेट से सिस्ट का निर्माण होता है, जबकि ग्रेनाइट का निर्माण जो है आग्नेय चट्टान से होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का सी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उनकी सहायक नदी है। तो यहां पर 3 युग्म गलत हैं, केवल एक सही है। गोदावरी, भीमा, कृष्णा, इंद्रावती, गंगा, बनास, महानदी, तेल नदी। देखिए, यहां पर डी वाला सही है, यानी महानदी की सहायक नदी तेल नदी है। वहीं जो बनास है ये चंबल की सहायक नदी है। ये चंबल की सहायक नदी है, ना कि गंगा की। तो यहां पर सी वाला गलत हो जाएगा। इंद्रावती की बात करें तो इंद्रावती जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, यानी ये गोदावरी की सहायक नदी है। और वहीं भीमा जो है
वो कृष्णा की सहायक नदी है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर है वो है 5वें का डी वाला। 6वां प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है? गोरखपुर में, गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में, बागपत में। देखिए, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर जिले में निवास करती है, वहीं अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या जो है वो प्रयागराज में निवास करती है। यानी प्रयागराज में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है और वहीं सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 6वें का बी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, निम्न में से असत्य कथन है? भारत में शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष 2001 से 11 में घटा है। हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 2001-11 में बढ़ा है। भारत का ग्रामीण लिंगानुपात नगरीय लिंगानुपात से अधिक है। भारत में पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है। देखिए, यहां पर ए वाला कथन बिल्कुल सही है। भारत में शिशु लिंगानुपात 2001 से लेकर 11 की जनगणना में ये घटा है, तो यहां पर ए वाला सही है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो शिशु लिंगानुपात है 2001 की तुलना में 2011 में ये बढ़ा है। भारत का जो ग्रामीण लिंगानुपात है ये नगरीय लिंगानुपात से अधिक है, तो यहां पर आपका सी वाला भी सही है। यहां पर पुरुष शिशु मृत्यु दर की बात करें तो पुरुष शिशु मृत्यु दर जो है 97 है, वहीं महिला शिशु मृत्यु दर जो है ये 100 है। तो यहां पर क्या आप देख पा रहे हैं, क्या 97 की संख्या 100 से ज्यादा है? नहीं, कम है। यानी भारत में पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से कम है, ना कि अधिक है। तो यहां पर आपका डी वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर है 7वें का डी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, भारत में शहरीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में शहरी विकास दर सदैव बढ़ती रही है। भारत में शहरी जनसंख्या की सांद्रण वृद्धि अपेक्षाकृत बड़े शहरों में हुई है। रोजगार, आवास, प्रदूषण और ऊर्जा भारत में मुख्य शहरी समस्याएं हैं। भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वथा समान रूप से हुआ है। देखिए, यहां पर ए वाला कथन बिल्कुल सही है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो भारत में शहरी विकास दर जो है सदैव बढ़ती रही है। तो यहां पर आपका ए वाला कथन बिल्कुल सही है। भारत में शहरी जनसंख्या का सांद्रण वृद्धि अपेक्षाकृत बड़े शहरों में हुई है। सांद्रण वृद्धि का मतलब क्या है? अत्यधिक सघन बसावट, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है। तो यहां पर जनसंख्या की सांद्रण वृद्धि काफी ज्यादा है, तो यहां पर आपका बी वाला भी सही है। रोजगार, आवास, प्रदूषण और ऊर्जा भारत में मुख्य शहरी समस्याएं हैं, ये बिल्कुल सही है। यहां पे लिखा हुआ है भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वथा समान रूप से हुआ है, ये गलत है। भारतीय नगरीकरण में प्रादेशिक प्रतिरूप में अत्यधिक विषमता है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में नगरीकरण जो है 62.2% है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें, यानी अगर हम हिमाचल में नगरीकरण की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में नगरीकरण की जो दर है वो मात्र 10% है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में अंतर है। तो यहां पर यह कहना गलत हो जाएगा कि भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वथा समान है, ये गलत हो जाएगा। नहीं, भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण जो है सर्वथा समान नहीं है। तो यहां पर आपका आंसर होगा 8वें का डी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होने के कारण अधिकांश प्रवासित ग्रामीण शहरों में निम्न गुणवत्ता का कार्य करते हैं और ये लोग वंचना का जीवन जीते हैं। और शहरों की जो गरीब है, तो शहरों के गरीबों में सर्वाधिक भाग इन्हीं प्रवासित ग्रामीणों का होता है। तो यहां पर अभिकथन बिल्कुल सही है और यहां पे कारण भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न है और जब ये लोग यहां से निकलकर शहरों में जाते हैं तो निम्न गुणवत्ता का काम करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा वंचना का शिकार होना पड़ता है। तो यहां पर आपका कथन और कारण दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है 9वें का ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की
सही व्याख्या करता है। 10वां प्रश्न है आपका, मई 2021 में दशकों बाद माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जो स्थित है इथियोपिया में, इरिट्रिया में, कांगो में, सोमालिया में। देखिए, माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी कांगो में स्थित है, तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।